हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 3 मार्च एंड 3 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। सो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, आपको लिंक में भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे वहाँ भी मिल जाएगा। जो लेक्चर्स होते हैं इसकी पीडीएफ हम यहाँ पोस्ट करते हैं। मेल आईडी पे आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। सिर्फ 94 डेज बचे हैं हमारी एग्जाम में, इसीलिए कोशिश करो कि पूरा का पूरा टाइम जो है अपना प्रीलिम्स पे दो। मैं बार बार ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी ट्रिकी। ओके, हम क्या सोचते हैं कि नई प्रीलिम्स के लिए तो हो जाएगी तैयारी आखिरी के 1-2 महीने में, लेकिन नहीं, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सको प्रीलिम्स को। ऑलराइट, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव आर्ट एंड कल्चर में से अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। ये अवलोकितेश्वर पद्मपाणि क्या है? ये एक बोधिसत्व है और ये न्यूज में क्यों थे इसको हम देखेंगे। आगे GS2 में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में रशियन इन्वेजन की, और आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना एस्केलेट हुई है ये वॉर, इसकी बात करेंगे। इसके बाद क्वाड की बात करेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पे एडिटोरियल आया है राजीव भार्गव जी का, एन एपेटाइट फॉर वॉर। तो देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें कोई बहुत ही अलग पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें से आपको कुछ आउटकम्स मिलेंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट चीजें कर सकते हो आप, जिसको आप ऐसे और एथिक्स में यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एक देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे साइंस में से अर्टेमिस मिशन के बारे में। इकोनॉमी में हम देखेंगे चिप शॉर्टेज। तो सेमीकंडक्टर्स की जो चिप है उसकी शॉर्टेज हो रही है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। ओके, तो इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो देखो आज के क्वेश्चन आपके ये दो क्वेश्चन है। इसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में उलगुलन क्या था इसके बारे में बताना है, और सेकंड में आपको बताना है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था। ये दोनों जो है 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे मैंने रखा है। ओके, और आई कॉन्ग्रेचुलेट उन लोगों को जो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं अपने आंसर्स का। देखो मैंने पहले भी कहा है, सही या गलत होना इज नॉट एन इशू। अनटिल एंड अनलेस आप में क्यूरियोसिटी है, सीखने की चाह है, तब तक सब सही है। ठीक है, सही हो आंसर या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ये चीज होती है कि जितना आप चीजें सीखोगे उतना आपको एंड में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करो खुद को सिखाने की, जो भी आता हो उसको आंसर करो, बाद में जाके पढ़ो भले ही, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ पे आंसर करो, क्योंकि उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, इंडियंस टोल्ड टू रश फ्रॉम वॉर हिट खार्किव। तो रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट होता जा रहा है। इसमें क्या हुआ है, अभी कल की मैं न्यूज देख रही थी, कल इतनी हड़बड़ी मची हुई थी मीडिया में कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जो यूक्रेन की हालत है, और स्पेशली जो उसमें इंडियन बच्चे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ है बेसिकली, देखो यहाँ पे क्या हुआ। जब पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो पुतिन को लगा, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को लगा कि ये वॉर जो है 1-2 दिन का चलेगा, यूक्रेन सरेंडर कर देगा। और इनफैक्ट पुतिन को क्या, सभी को यही लगा था, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका नहीं आया, यूके नहीं आया, कोई नहीं आया मदद के लिए। तो पुतिन को यही लगा कि 1-2 दिन में सरेंडर हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने बहुत ही बढ़िया डिफेंड किया अपने आप को। इनफैक्ट कल मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें शायद फॉर्मर यूक्रेन, मिस यूक्रेन जो है, वो भी यहाँ पे एज अ सोल्जर यहाँ पे उतर गई है मैदान में, और वो भी डिफेंड कर रही है अपनी कंट्री को। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे, हर सिविलियन यूक्रेन का, यहाँ पे हर सिविलियन नहीं कहूंगी लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सिविलियंस हैव कम ऑन ग्राउंड टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। ठीक है, बाकी कुछ यूक्रेनियन हैं जो भाग भी रहे हैं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं। साथ में इंडियंस भी हैं, कई सारे दूसरे अफ्रीकन भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, सब कोई है। ठीक है, इसमें एक अच्छी चीज आप सभी ने सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड कर रहा था ये, कि यहाँ पे जब इंडियन एम्बेसी ने एक कुछ गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं तब से लेकर, उसमें इंडियन एम्बेसी ने ये कहा स्टूडेंट्स को कि आप अपने व्हीकल के आगे इतना बड़ा इंडियन फ्लैग लगाइए, सो दैट आपको कोई रोके नहीं। तो बाद में ये भी न्यूज मिल रही थी कि पाकिस्तानी, टर्किश, ये लोग भी इंडियन फ्लैग को यूज करके वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी कंट्री को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे रही रशियन आर्मी, लेकिन इंडियंस को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रही है, उन्हें पहले निकाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन
हुआ क्या कि यहाँ पे कल कुछ न्यूज़ मिली इंडियन एम्बेसी को, और इंडियन एम्बेसी ने रशिया से बात करी, उससे ये न्यूज़ मिली कि यहाँ पे रशियन एम्बेसी ने बेसिकली रशियन ऑफिशियल्स ने इंडियन ऑफिशियल्स को ये कहा कि आपके जितने भी बच्चे फँसे हुए हैं स्पेशली खार्किव में, उन्हें आप 6 बजे से पहले निकाल लीजिए, और जो कीव में फँसे हुए हैं उसको 9:30 बजे से पहले आप निकाल लीजिए रात में, ठीक है? तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी, ठीक है? एडवाइज़रीज़ जारी करी, उसमें ये कहा गया कि आप लोग खार्किव से जैसे हो सके वैसे निकलिए, ठीक है? तो खार्किव में ये भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये भी इश्यूज़ आ रहे थे, कंसर्न्स ये भी थे कि हो सकता है कि रशिया यहाँ पे एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे गिरा दे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रशिया ने धमकी दे दी थी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करने की, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे ये पूरा इश्यू था। अब यहाँ पे ये कहा गया कि आप ट्रेन से आओ, बसेस से आओ, जैसे आना है आप आओ। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये भी कुछ न्यूज़ आई कि यहाँ पे जो यूक्रेनियन है, वो इंडियंस को, अफ्रीकन्स को घुसने ही नहीं दे रहे ट्रेन और बसेस में। इतनी मारा-मारी चल रही है, ठीक है? तो वो कैसे आए? तो उन लोगों ने यहाँ पे पैदल आना शुरू किया। यहाँ पे ये एडवाइज़री भी जारी हुई कि 11-12 किलोमीटर कुछ दूर दूसरी सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे पैदल बढ़ना शुरू करो क्योंकि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, ठीक है? अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक तो ये न्यूज़ है, ओके। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यही चीज़ें बोली गई हैं कि यहाँ पे हमारे रशियन प्रेसिडेंट से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी, और उनको ये कहा गया कि हम यहाँ पे आपकी पूरी मदद करेंगे। रशिया ने इंडिया को कहा हम आपकी पूरी मदद करेंगे यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स को निकालने में। लेकिन देखो पॉइंट यही है कि आप मदद करोगे कैसे, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है आर्मी का वहाँ पे क्या कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रहा है रशिया कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस टाइम तक निकाल लो, ठीक है? अभी जो एडवाइजरी जारी हुई इसमें देखो 2-3 सिटीज़ का नाम लिया गया, ठीक है? एक तो देखो ये है बेबे, एक है बेज़्लू-दिवाका, उसके अलावा एक है पिशोच। अब प्लीज़ पार्डन मी फॉर द प्रोनंसिएशन, लेकिन ये मुझे समझ आया। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा भी यहाँ पे चलाया जा रहा है, और कुल मिला के अभी बहुत ही खराब सिचुएशन बनी हुई है, और ये समझ में आ रहा है कि शायद ये वॉर अभी और एस्केलेट होगी। आज ही मैं देख रही थी सुबह-सुबह ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 2, न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ पे नो वॉर, ये सारी चीज़ें जो है, वर्ल्ड जो है वॉर नहीं चाहता। लेकिन अब देखो क्या होता है आगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में एक रिज़ॉल्यूशन भी पास हुआ जिसमें कि रशिया को बहुत बुरी तरह से कंडेम किया गया है उसके एक्ट्स के लिए, जिसमें लगभग देखो यहाँ पे 141 कंट्रीज़ ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने रशिया के सपोर्ट में वोट किया, और लगभग 35 कंट्रीज़ थी, 34 कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने एब्सटेन किया, ठीक है? यहाँ पे यहाँ से एब्सटेन किया इसमें वोट देने से, ठीक है? 34 या 35 कुछ कंट्रीज़ थी, इसमें इंडिया ने भी एब्सटेन किया है, ठीक है? इंडिया ने भी कोई वोट नहीं दिया है। ऑलराइट, तो ये इश्यू है। अब इंडिया ने वोट क्यों नहीं दिया? आई होप आप सभी को पता है कि क्यों नहीं दिया। पहला तो इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस नहीं बिगाड़ सकता। वी आर टर्निंग आउट टू बी, वी वांट आवर फॉरेन पॉलिसी टू बी बैलेंस्ड बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है? हम दोनों से ही दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो खेरसन जो है, यहाँ पे भी रशिया ने ये क्लेम किया है कि खेर्सन एक सिटी है यूक्रेन में, उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है, ऐसा क्लेम है रशिया का, ठीक है? तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो यूक्रेनियंस कीप अप बैटल फॉर द खेर्सन, तो यहाँ पे यूक्रेन का कहना है कि नहीं, अब हम अभी भी खेर्सन को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन रशिया का कहना है कि नहीं, हम तो इसको अक्वायर कर चुके हैं, इसको अपने कब्जे में ले चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे है, एयर स्ट्राइक्स हुई, यहाँ पे बम्बार्डमेंट्स हुए, काफ़ी डिवास्टेशन भी हुआ है, और यहाँ पे देखो ये चीज़ है कि यहाँ पे एम ये था, रशिया का जो इन्वेजन हुआ उसका एम ये है कि पूरे के पूरे यूक्रेनियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, ठीक है? और इसके लिए यहाँ पे अभी तक लगभग यहाँ पे लगभग 8.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से भाग चुके हैं दूसरे-दूसरे देशों में। कल हमने देखा था यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें 6.7 यहाँ पे मिलियन लोग थे। अभी देखो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हो गया है फिगर, ठीक है? इसके बाद देखो आगे, ये देखो ये 6.7 लाख लोग थे जो भाग गए थे, कल की न्यूज़ ये थी यूएन की। आज लगभग 8.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, ठीक है? इसके अलावा देखो यहाँ पे हम इसकी लोकेशन थोड़ी-सी देख लेते हैं, लोकेशंस इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ पे ये देखो डे 7 ऑफ इन्वेजन, रशियन कंट्रोल एस्टिमेटेड 1,60,000 इन्वेडिंग ट्रूप्स नाउ इन यूक्रेन। तो 1 लाख, 1.5 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स एंटर हो रहे हैं यूक्रेन में अभी भी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये है रशिया, यहाँ पे है ऊपर बेलारूस, ठीक है? ये है यूक्रेन। अब ये यूक्रेन में देखो इम्पोर्टेंट सिटीज़ के नाम कीव है एक यहाँ पे, ठीक है? उसके अलावा ये खार्किव है, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है।
यूक्रेन की आफ्टर कीव, ठीक है। यहाँ पे भी काफी अटैक्स हुए, रशिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, मिसाइल अटैक्स हुए, रेसिडेंशियल एरियाज पे भी अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ लुहान्स्क और डोनेट्स्क को तो हम देख ही चुके हैं, जिनके शुरुआत इन्हीं से हुई थी, ट्रिगरिंग पॉइंट्स यही थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे खरसन, खैरसन, ये वाली जो सिटी है ये है खेरसन। यहाँ पे रशियन फोर्सेस कह रही हैं कि हमने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब कुछ कैप्चर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा ये ओडेसा देख लो, ओके। और यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है मारियोपोल, मारियोपोल, और एक है ये है मेलिटोपोल, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ऑलराइट। आगे बात करते हैं हम। देखो, रशियन इन्वेजन इज मेकिंग द ग्लोबल चिप शॉर्टेज सिचुएशन वर्स। सो बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से पढ़ भी सकते हो। अब मैं आपको समझाती हूँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, ठीक है। तो देखो, अभी क्या हुआ है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, बैटल चल रहा है, जो कहना है कह लो, ठीक है। अब जो हमारे देशों में जितने भी देश हैं मेजोरिटी, उनमें जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सभी में एक चिप यूज होती है जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर चिप, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इनको कहते हैं सेमी कंडक्टर चिप, ओके। ये सेमीकंडक्टर चिप जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है इन ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का। अभी सेमीकंडक्टर चिप्स में दो चीजें स्पेशली लगती है, एक तो लगती है कुछ एलिमेंट, कुछ मेटल लगता है जिसको हम, कुछ सेमीकंडक्टर लगता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम, जर्मेनियम, जिस जैसा यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेस भी लगती है, ठीक है, नियॉन जैसी। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमको इसी एरिया रशिया और यूक्रेन से ही मिलती है। तो रशिया जो है ये हमको ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रेयर मेटल सप्लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे पैलेडियम सप्लाई करता है रशिया। उसके अलावा यूक्रेन जो है कुछ गैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जैसे नियॉन हो गई, ठीक है। ये चिप मेकिंग इंडस्ट्री के लिए असेंशियल है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रेस का माहौल है, इतना अनसर्टनिटी का माहौल है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, तो ऐसे में ये सब चीजें यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पा रही, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाला सेक्टर है, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में इसकी यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या क्या चैलेंजेस हैं, देखो दूसरे देशों में ये क्यों प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। एक तो देखो रॉ मटेरियल है नहीं, ये रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह वहां पे मिलते नहीं है दूसरे देशों में। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा फिजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, वो भी कम मिलता है। फैब्रिकेटिंग कैपेबिलिटीज हमारे यहाँ कम है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रांट्स मिलती हैं पीएलआई स्कीम में, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी गवर्नमेंट चला रही है इंडिया में, उससे जो ग्रांट्स मिलती है उतनी सफिशिएंट नहीं जितना इसमें इन्वेस्टमेंट जाना है। इसके अलावा रिसोर्स इनफिशिएंट सेक्टर भी है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी हमारे पास कम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप की जब हम बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, ओके। तो देखो, एक तो होता है मेटल, ठीक है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच में लाई करता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक होता है कंडक्टर, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिससे कि कंडक्टिविटी हो, जिसमें कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो सकता, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, ऑयल, प्लास्टिक, डायमंड, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। इनके बीच में जो कंडक्टिविटी लाई करती है वो होती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर की। तो ये कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ठीक है, ये सब जो है ये सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इन सेमीकंडक्टर से ही ये चिप बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए। देन ये सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखो, दीज आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। ये मैंने आपको बताया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जब कंडक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये प्योर एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड, ये सब भी हो सकते हैं। पर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं चिप बनाने में, तो कभी भी प्योर सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। इनमें दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड होती है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उनको पता होगा, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप दो तरह की यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती हैं, उसके साथ ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सेमीकंडक्टर चिप्स की सिग्निफिकेंस क्या है।
पहली तो ये कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हार्ट एंड ब्रेन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का। तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हो, आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका चार्जर, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, इन सभी में ये सब चीजें यूज होती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स का भी एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सेमीकंडक्टर। हाउस होल्ड गैजेट्स हो गए, एसेंशियल मेडिसिनल डिवाइसेस हो गए, जैसे ईसीजी मशीन वगैरह हो गई, इसमें भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, अब ये डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। देखो, एक तो सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो सप्लाई तो कम हो रही है, लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? देखो, कोविड आया, ठीक है, कोविड के कारण यहाँ पे क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के कारण हर किसी ने लैपटॉप खरीदा, हर किसी ने अपने टैब खरीदे, मोबाइल यूज करे, ये सब चीजें हुई। इसके साथ साथ यहाँ लैपटॉप की वगैरह की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स की भी डिमांड बढ़ गई। साथ में क्या हुआ कि यहाँ पे अभी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है इसकी, सेमीकंडक्टर चिप की। उसके अलावा जो ऑनलाइन एजुकेशन आया, ऑनलाइन एजुकेशन में भी बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी डिमांड और बढ़ गई। तो देखो, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, पहले तो प्राइस तो बढ़ ही रहा है, और शॉर्टेज अलग है, ठीक है, तो शॉर्टेज के कारण और प्राइस बढ़ेगा। तो ये सारा इशू है। अब इसको लेकर काफी टाइम से ये चल रहा है कि इंडिया को भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी बार यहाँ पे, तो देखो, हमारी गवर्नमेंट कई बार यहाँ पे कई सारी स्कीम्स लेकर आई है इसके लिए ही। तो पहली चीज क्या हुई यहाँ पे, बजट हुआ, जब बजट में यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपीज सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए एलोकेट किए गए। साथ में यहाँ पे एक पीएलआई स्कीम भी चलाई जा रही है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है, ठीक है। इसके साथ और भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इसके अलावा एक विजन डॉक्यूमेंट भी आया था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेक्स करके एक स्कीम चलाई जा रही है, स्कीम फॉर द प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शॉर्टेज क्यों है और शॉर्टेज से निपटने के क्या तरीके गवर्नमेंट के पास हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अर्टेमिस प्रोग्राम। देखो, अर्टेमिस प्रोग्राम न्यूज में इसीलिए था क्योंकि नासा ने ये अनाउंस किया है कि 2022 में ये अर्टेमिस 1 को भेजेगा, और जो एक्चुअल अर्टेमिस है, जिसका मेन एम जो है यहाँ पे ह्यूमंस को भेजना मून पे, ये जो अर्टेमिस 3 है, ये जाएगा बाय 2026। ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे नासा ने पहले क्रूड लैंडिंग जो है अर्टेमिस प्रोग्राम की, वो एक्सपेक्ट की है 2026 में, और अर्टेमिस 1 जो है 1 मई 2022 तक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब अर्टेमिस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, ये नासा का मिशन है जो मून पे जाएगा। ओके, अब अर्टेमिस का फुल फॉर्म देखो, एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरेक्शन विद द सन। अब इससे नाम से समझ आ रहा है कि बेसिकली इसका एम क्या होगा, कि सन किस तरह से मून से इंटरैक्ट कर रहा है, इन चीजों को समझना होगा अर्टेमिस मिशन का पूरा एम, ठीक है। तो देखो, ये नासा का नेक्स्ट मिशन है मून पे, और ये ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेजर व्हाट हैपेंस व्हेन द सन्स रेडिएशंस हिट आवर रॉकी मून। तो जब हमारे मून के ऊपर सन की रेडिएशन पड़ती है तो क्या असर होता है, ये सब चीजें देखना होगा इसका ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे बात करते हैं आर्टेमिस 1, 2 और 3, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना स्पेस में भेज रहे हो, मून के ऊपर भेज रहे हो ह्यूमंस को, पहले चेक तो करना पड़ेगा। तो अर्टेमिस 1 क्या करेगा, अर्टेमिस 1 सबसे पहले जाएगा, ये अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट होगा। अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट यानी कि इसके अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे। ये स्पेसक्राफ्ट पहले मून पे जाएगा, देखेगा कि किस तरह से यहाँ पे ये सर्वाइव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये अर्टेमिस 1 जाएगा 2022 में, मतलब अभी मई में, ठीक है। दूसरा अर्टेमिस मिशन जाएगा 2024 में, जो कि मून को ऑर्बिट करेगा, और ये क्रूड मिशन होगा, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स होंगे इसके अंदर, और ये मून को ऑर्बिट करेगा। और 2026 में जाएगा अर्टेमिस 3, जिसमें कि इनकी क्रूड मिशन जो है उसकी लैंडिंग कराई जाएगी मून के ऊपर। तो मून के ऊपर यहाँ पे पहली विमेन और पहला मैन, सॉरी, पहले विमेन और जो भी नेक्स्ट मैन है, वो यहाँ पे मून के ऊपर जाएगा, मून के ऊपर लैंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो, सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे वाटर के यूज को समझा जाएगा, जो रिसोर्सेज हैं उसको समझा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज हेल्प कर सकते हैं हमारी। मून की जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे जो भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके साथ किस तरह से यहाँ पे रिलेशन है मून का, क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पे भी इसी तरह से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये देखा जाएगा। इसके अलावा और टेक्नोलॉजीज को प्रूव किया जाएगा कि किस तरह से हम एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भी भेज सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो आर्टेमिस मिशन इसीलिए न्यूज में था। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ नेचुरल लीडर ऑफ क्वाड इन इंडो पैसिफिक। तो ये किसने कहा है?
ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है एक नेचुरल लीडर है क्वाड का, ठीक है। इंडो पैसिफिक में क्वाड में इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये कहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो हाई कमिश्नर है इन्होंने। और ये कब कहा गया है? मिलान एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है। तो मिलान जो है विशाखापट्टनम में एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज है, इसमें ये चीज यहाँ पे कही गई है। ओके, अब देखो ये मिलान में 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसका भी एम, ये जो मिलान एक्सरसाइज है, इसका एम क्वाड के जैसे एम के जैसा ही है कि हमको इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, इसको ओपन और फ्री बनाना है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और फ्री बनाना है, सिक्योर करना है, बेसिकली चाइना का जो अग्रेशन है उससे सिक्योर करना है, ठीक है। अभी देखो दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये क्वाड क्या है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड का मतलब है, क्वाड ग्रुपिंग जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी डायलॉग है, इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जा रहा है? इसके चार साइड हैं, चार छोर हैं, जिसमें एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे यूएस, एक साइड पे जापान और एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार कंट्रीज से बना है, इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये जो चारों नेशन साथ में आए हैं, इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके लिए ये शायद साथ में आए हैं। जैसे कि दोनों सारे चारों के चारों डेमोक्रेटिक नेशन है, चारों के चारों यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को अनहिंडर्ड बनाना चाहते हैं, ओपन और फ्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप देखोगे चारों जो कंट्रीज हैं उनके आसपास बड़ा बड़ा सी पोर्शन पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है उस वो पूरा का पूरा आइलैंड देश है, जापान पूरा का पूरा आइलैंड देश है, इंडिया के नीचे पूरा इंडियन ओशन पड़ा है, ठीक है। यूएस तो भैया पूरा हर जगह पे वो फैला हुआ है ही, पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सब जगह पे, ठीक है। तो ये सब ये चाहते हैं। जेनेसिस कब हुआ? 2004 में इसका जेनेसिस हुआ, ओरिजिन हुआ। तब एक्चुअल में ये सिक्योरिटी डायलॉग नहीं था, तब ये चार कंट्रीज साथ में आई थी। सुनामी जब आई थी 2004 में, तब सुनामी को यहाँ पे केटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी उसको सॉल्व करने के लिए ये चार कंट्रीज साथ में आई थी पहली बार 2004 में। उसके बाद 2007 में एशियान की साइडलाइंस पे यहाँ पे इनकी मीटिंग भी हुई। और उसके बाद धीरे धीरे ये खुद ही आगे बढ़ता गया, ये जो क्वाड का सिलसिला है आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो इंटेंशन इसका यही था कि मैरीटाइम कोऑपरेशन करवाना चारों देशों के बीच में। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पे ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक का हमारा यहाँ पे विजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हर कंट्री जो है वो इन्वॉल्व इसी में है कि हम किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट साथ में लेकर आ सकते हैं रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक, ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इस आर्टिकल में। ये पॉइंट ये है कि चार ब्राइट स्पॉट्स हैं, ठीक है, चार ब्राइट स्पॉट्स हैं क्वाड के, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे डिफेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज, ओके, उसके अलावा एजुकेशन, टूरिज्म, ये चार जो हैं, ये चार पॉइंट्स पे हम सारे जो चारों मिलकर काम करें अगर, तो ये चार से हम चारों को ही फायदा बहुत ज्यादा हो सकता है। और ये चार ब्राइट स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, डिफेंस, एजुकेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। तो ये चार इश्यूज पे अगर क्वाड मिलके काम करती है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल फोर ऑफ द कंट्रीज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अवलोकितेश्वर पद्मपाणि बुद्धा। तो ये न्यूज में क्यों थे? ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि अवलोकितेश्वर पद्मपाणि ये क्या है, बुद्धिज्म में बोधिसत्वाद होते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा है, ठीक है, बुद्धिज्म के। तो अवलोकितेश्वर पद्मपाणि इनकी एक स्टैचू, इनका एक यहाँ पे आर्टिफैक्ट था, जो कि बहुत ही फेमस आर्टिफैक्ट था, ठीक है। ये बिहार के टेम्पल में था, देवीस्थान कुंडलपुर ये टेम्पल है, देवीस्थान कुंडलपुर टेम्पल में अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का एक आर्टिफैक्ट, एक ऐसा स्टैचू था छोटा सा, वो यहाँ पे चोरी हो गया था। और अब जाके वो मिलान में हमको इंडियन कॉन्सुलेट को यहाँ पे हैंड ओवर किया गया है, ठीक है। तो ये 2000 में चोरी हुआ था। देखो ये जो स्टैचू है ये 8th to 12th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, लेकिन ये चोरी कब हुआ था? 2000 में स्मगलिंग हो गई थी इसकी, तो ये मिल नहीं रहा था। उसके बाद अब जाके मिला है, इंडियन कॉन्सुलेट को ये दिया गया है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का स्टैचू, ओके। अब अवलोकितेश्वर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बोधिसत्व का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो देखो बुद्धिज्म आपको पता है, उसमें एक बुद्धा होते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम सभी को क्या चाहिए, निर्वाणा चाहिए, साल्वेशन चाहिए, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या होते हैं? ये बोधिसत्व वो लोग होते हैं, इज समवन हु हैज कंपैशन विद इन हिमसेल्फ और herself and who is able to make another person smile or help someone suffer less। तो बेसिकली बोधिसत्वाद वो होते हैं जो आपको स्माइल करा सके, आपकी सफरिंग्स को कम कर सके, आपको निर्वाणा तक पहुंचाने में, आपको सल्वेशन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सके।
वैसे देखो ये बोधिसत्वास इतने कंपैशनेट होते हैं, इतने इनके अंदर अच्छी वैल्यू होती है कि ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं निर्वाणा तक, साल्वेशन तक। लेकिन ये अपने जो निर्वाणा है उसको डिले कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड की मदद करने के लिए, ठीक है। तो बोधिसत्वास ये होते हैं। इनके बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, कि बोधिसत्वास कौन होते हैं। तो बुद्धिज्म, अगर आप मुझसे पूछोगे एंशियंट हिस्ट्री में से हम क्या बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो आई वुड से बुद्धिज्म और जैनिज्म को आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बोधिसत्वास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बताया। उसके बाद अवलोकितेश्वर इज वन ऑफ द बोधिसत्वास, ठीक है, जिनकी मेंशन मिलते हैं कई सारे टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स में। तो अवलोकितेश्वर का मतलब है वन हु कैन सी ऑल। तो वो पर्सन, वो बोधिसत्व जो सब कुछ देख सकता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है इनके अंदर कंपैशन और मर्सी, ठीक है। तो दया, कंपैशन, ये इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल ऑफ वेलफेयर इन विच ही पोस्टपोन्स हिज ओन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बुद्धा टू हेल्प अदर्स। तो ये खुद बुद्धा बन सकते हैं, खुद इनको निर्वाणा मिल सकता है, लेकिन ये उस बुद्धा में अपना ट्रांसफॉर्मेशन रोक रहे हैं, डिले कर रहे हैं, सो दैट दूसरों का ये वेलफेयर कर पाए, ठीक है। तो ये है अवलोकितेश्वर। ऐसे ही और भी है बोधिसत्वास, इनके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन जो स्टेचू हमको मिला है वो ये वाला है, ठीक है। देखो ये आर्टिफैक्ट हमको मिला है, ये किसका है, पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का। अच्छा, इनको पद्म पाणी क्यों कहा जाता है, पद्म पाणी, पद्म मतलब होता है लोटस, पद्म पाणी मतलब जिन्होंने अपने हाथ में लोटस धारण किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक हाथ में इनके ये लोटस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये पद्म पाणी। दूसरा यहाँ पे देखो, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग, ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन है, इसका भी आंसर मुझे देना। आज के जो दो क्वेश्चन है उसके साथ इसका आंसर भी मुझे चाहिए आप लोगों से, ओके। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। देखो कुछ और भी बोधिसत्वाद हैं, जैसे एक है वज्रपाणि। वज्रपाणि कौन है, जिनके हाथ में वज्र रहता है, वज्र यानी कि थंडरबोल्ट रहता है, थंडरबोल्ट बियरिंग बोधिसत्व। तो ये जो है तीन प्रोटेक्टिव आइडेंटिटीज जो हैं उनके उनमें से एक है, ठीक है। तो जिनके हाथ में थंडरबोल्ट रहता है वो होते हैं वज्रपाणि, और ये प्रोटेक्टिव डीटी है। दूसरा है मंजूश्री। मंजूश्री जो है ये बोधिसत्व ऑफ विजडम है। तो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू है विजडम, ओके। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकॉनिक फिगर्स है महायान बुद्धिज्म का। तो महायान बुद्धिज्म में मंजूश्री की बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्षिति गर्भ। क्षिति गर्भ का मतलब होता है वर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, वर्म ऑफ द अर्थ। तो ये क्षिति गर्भ जो है इनको बोधिसत्व ऑफ द मॉर्टल्स कहा जाता है, ठीक है, बोधिसत्व ऑफ द मॉर्टल्स। और ये क्या है, जितने भी ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो डाइंग लोग हैं, इन जो भी इविल ड्रीम्स जिनको आते हैं, ड्रीमर्स ऑफ द इविल ड्रीम्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है ये क्षिति गर्भ बोधिसत्व। उसके अलावा मैत्रेय। मैत्रेय इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, बोधिसत्व ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये कहा जाता है कि अभी तक ये बोधिसत्व बने नहीं है, ये फ्यूचर में आने वाले बुद्धा का इनकारनेशन होंगे मैत्रेय, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि सक्सेसर होंगे गौतम बुद्धा का, जो आने वाले फ्यूचर्स में हमको देखने को मिलेंगे। अभी हम देखते हैं ना, आप लोग भी सजाते होगे लाफिंग बुद्धा से अपने घरों को, अपनी कार्स को, इन सब जगहों को। तो ये लाफिंग बुद्धा का ही, जो लाफिंग बुद्धा है बेसिकली दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मैत्रेय ओनली, ठीक है। तो ये कुछ और बोधिसत्वाद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, एक आर्टिकल देख लो, एन एपेटाइट फॉर वॉर बट नो प्लेस फॉर पीस। तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ना, एटलीस्ट उतना तो पढ़ना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से पढ़ लेना। अब इस आर्टिकल में बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप इस तरह के एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकते हो एथिक्स और ऐसे में। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने शुरुआत ऐसे करी है कि कल ही अभी मैंने अभी अभी ये न्यूज देखी कि सारी वॉर खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, पुतिन ने माफी मांगी है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी है, ठीक है। फिर ये बाद में बताते हैं ये मेरी यूटोपियन इमेजिनेशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ऐसा कब हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि ये मेरी यूटोपियन इमेजिनेशन है जो कि बहुत दूर है रियलिटी से, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि आज तक हिस्ट्री में जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सिविलियंस को हुआ है, ठीक है। अभी भी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस को हो रहा है। कल तो मैंने एक इमेज देखी थी, एक वीडियो देखा था जिसके ऊपर सिविलियंस के ऊपर ग्रेनेड फेंक रही रशियन आर्मी, ठीक है। तो ये भी मैंने देखा। तो सिविलियंस के ऊपर खुले आम यहाँ पे अत्याचार होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो भी डेथ जिनकी भी होती है वो सिविलियन भी होते हैं, उनका तो यहाँ पे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राजीव भार्गव जी बताते हैं कि पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक ही रूलर हमको पता है जिन्होंने अपनी ये जो पॉलिसी है वॉर की उसको बिल्कुल बदल दिया, और वो थे अशोका, ठीक है। तो अशोका जो कि एक मौर्यन रूलर थे, जिन्होंने 260 बीसी के आसपास
यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को बदल दिया था, ठीक है? तो कलिंगा के ऊपर ये वॉर करी इन्होंने और यहाँ पे इन्होंने देखा इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोग इंजर हो गए, इतने सारे लोगों की यहाँ पे घर उजड़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे अशोका की पॉलिसी को हमको आज के टाइम पे फॉलो करना चाहिए। किस तरह से वो यहाँ पे धम्म से बुद्धा की तरफ गए, ठीक है? तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अल्टीमेटली हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, उनको इन सब चीज़ों से लर्न करना चाहिए कि किस तरह से ये क्रूएलिटी जो है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर छा रही है, ठीक है? ये किसी एक या 2 कंट्री का मैटर नहीं है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा बुरी बात आज की डेट में ये है कि लोग एक तो ये चीज़ तो समझते नहीं कि वॉर नहीं करनी है। दूसरा लोग वॉर तो करते ही हैं, उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करते हैं, उसको यहाँ पे रैशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ इवन वर्स, ठीक है? तो ये सारी यहाँ पे इश्यूज़ हैं। आप लोग इसको पढ़ना ज़रूर, वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, मैं सिर्फ़ पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ सो दैट आपको एथिक्स और ऐसे में समझ आए कि आंसर्स किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी भी जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एज ऑफ वॉर्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी वॉर्स हुई हैं, लगभग लास्ट 100 ईयर्स में देखो, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब उन्होंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, सबसे ज़्यादा भुगतते वो हैं, जबकि उनका तो कोई लेना-देना भी नहीं है, ठीक है? तो छोटा-सा आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं थे, लेकिन इसको आप इमेजिनेशन से मॉरल्स से जोड़ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। कल के हमारे क्वेश्चन हैं दो, इकोनॉमी से रिलेटेड। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर के बारे में आपको पता है? मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है? 100 रुपए हैं, मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए जाके किसी और को 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए वही चीज आगे बढ़ाई। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे मनी दूसरे दूसरे हैंड्स में जाती है, जितने हैंड्स में जाती है उतनी ही मल्टीप्लाई होती है। कैसे? जैसे मान लो ये 100 रुपए मेरे हाथ में आए, मुझे मेरे बॉस ने 100 रुपए दिए, ठीक है? अब मैंने क्या किया, ये 100 रुपए जाके स्मॉल सेविंग फंड में यहाँ पे जमा कर दिए बैंक में। अब इस बैंक ने क्या किया, ये 100 रुपए तो मेरे हैं ही, ठीक है? इस बैंक ने किसी कोई इन्वेस्टर आया इनके पास, ठीक है? कोई मान लो किसी को कोई कंपनी खड़ी करनी है, कोई असेट बनाना है, तो इन्होंने इनसे मांगा लोन, तो इन्होंने ये 100 रुपए इनको दे दिए, ठीक है? ये 100 रुपए इसको दे दिए, तो इसने जाके और कैपिटल खड़ा किया, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मान लो 20 रुपए का। फिर इसने ये 120 रुपए यहाँ पे लगा दिए वापस बैंक में, फिर ये बैंक ने और यहाँ पे दूसरे को इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये 140 बन गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? जब आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो। तो देखो पहला ही यहाँ पे इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक। तो कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है बैंक में, तो बैंक उतना कम इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर 100 रुपए बैंक को दिए हैं, अगर अभी 4% CRR है, तो यहाँ पे 4 हटा के 96 रुपीज यहाँ पे जाएंगे उसमें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये CRR बढ़ जाता है तो 4 का अगर 6 हो जाता है, तो और कम पैसे जाएंगे मार्केट में, तो लिक्विडिटी कम होगी, पैसा मल्टीप्लाई कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर ये डिक्रीज होता तो सही होता। इंक्रीज इन SLR इन द बैंक, तो ये भी गलत है। वैसा सेम ही कंसेप्ट है, SLR बढ़ेगा तो यहाँ पे बैंक ज्यादा पैसा होल्ड करके रखेगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, लिक्विडिटी कम होगी, मल्टीप्लाई कम होगा, ठीक है? अगर ये डिक्रीज होता तो सही होता। उसके बाद इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, ये सही स्टेटमेंट है। देखो जितना बैंक में लोग जमा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर उठाएंगे, लोन लेंगे, ये सारी चीजों से ही यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई होगी। तो सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जरूरी नहीं कि उनकी बैंकिंग हैबिट्स भी बढ़े। जरूरी नहीं, पॉपुलेशन है तो बार्टर सिस्टम पे चल रही है, तो मनी मल्टीप्लाई कहाँ से होगी, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से सारी चीजें हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट एप्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा? अब ये देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा, एक तो सप्लाई कम होनी चाहिए किसी भी चीज की और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ही, सॉरी, सप्लाई कम होनी चाहिए और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपांशनरी पॉलिसीज, सही है। गवर्नमेंट जब एक्सपांशनरी पॉलिसीज लाएगा तो जो मार्केट है उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, सभी के हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, ज्यादा लोग खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, इसीलिए लोग यहाँ पे जो प्राइजेस हैं चीजों के बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा। फर्स्ट सही है। सेकंड, फिस्कल स्टिमुलस, सेम चीज कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा पंप कर दिया मार्केट में, तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया, अब वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये गलत है।
मान लो कि कोई मैं पर्सन हूँ, मैं 100 रुपये कमाती हूँ, ठीक है। अब इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस के हिसाब से मुझे 105 रुपये मिलेंगे। मान लो इन्फ्लेशन घट गया, 5% घट गया, 95% हो गया, तो उस हिसाब 5% घट गया, -5% है, तो मुझे 95 रुपीज मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा। एक्चुअल जो नेट वर्थ है वो जीरो है, ठीक है। नेट वर्थ जो चेंज हो रहा है वो जीरो है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे मैं ज्यादा डिमांड तो करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा तो अल्टीमेटली उतना ही आ रहा है। तो थर्ड गलत है। हाई परचेजिंग पावर, ये सही है। देखो, जब परचेजिंग पावर किसी की ज्यादा होती है, परचेजिंग पावर ज्यादा है मतलब कि अब आप ज्यादा खरीद सकते हो, जब ज्यादा खरीद सकते हो तो यहाँ पे डिमांड जो है लोगों की ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिफ्थ जो है ये गलत है। इंटरेस्ट रेट बढ़े, देखो मान लो कि बैंक ने, ये बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जो सेव करने जा रहा है, जिसके हाथ में पैसा है, मान लो इसके हाथ में 100 रुपीज है, तो ये बोलेगा यार मुझे तो सेव करना चाहिए, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इसको खर्च क्यों करूँ, तो इसने जाके बैंक में जमा कर दिए, सेव कर दिया, ठीक है। इसने कोई भी चीज की डिमांड नहीं करी, तो यहाँ पे एक तो इन्फ्लेशन कम हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो जो लोन लेने वाला है वो भी अभी लोन नहीं लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि इतना इंटरेस्ट में क्यों पे करूं। लोन नहीं लेगा तो कोई असेट डेवलप नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं होगी, वो कोई चीज की उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो वो किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा। तो ऐसे में जब बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल आज के लिए। मैंने जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं पूरे सेशन में, उनका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।